नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल रूल्स। मतलब कि 20 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 195, द स्कीम रिलेटिंग टू कंपनसेट अपॉइंटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डज नॉट कवर। अनुकंपा के आधार पर आश्रित की नियुक्ति से संबंधित योजना निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में लागू नहीं होती है। परिस्थिति देख लेते हैं। ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु डाइज इन सर्विस, ए गवर्नमेंट सर्वेंट retired on medical grounds before attaining age of 55 years, an ex-employee serving jail term, a member of armed forces boarded out but unfit to civil service। तो यहाँ पर कौन सी परिस्थिति है जिसमें डिपेंडेंट है उसके लिए कंपनसेट अपॉइंटमेंट या अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति है वो नहीं हो सकती है। हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है सी, एन एक्स एम्प्लॉई सर्विंग जेल टर्म। मतलब कि जेल में सजा काटने वाले कर्मचारी के लिए अनुकंपा नियुक्ति है आश्रित को नहीं दी जाएगी। बाकी कंडीशन देख लेते हैं। एक गवर्नमेंट सर्वेंट हु डाइज इन सर्विस, तो कोई कर्मचारी की डेथ हो जाती है, सर्विस के काल में डेथ हो जाती है, तो उसके आश्रित को नियुक्ति दी जाएगी। बी में देखते हैं, ये गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्ड ऑन मेडिकल ग्राउंड्स बिफोर अटेनिंग एज ऑफ 55 ईयर्स, तो इस कंडीशन में भी उसके आश्रित को नियुक्ति दी जाएगी। और डी में, ये मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज बोर्डेड आउट बट अनफिट फॉर सिविल सर्विसेज, तो इसके आश्रित को भी अनुकंपा नियुक्ति है वो दी जा सकती है। ये अनुकंपा नियुक्ति है वो कब दी जाती है? कर्मचारी की डेथ होने पर दी जाती है। तो तीनों कंडीशन में अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। परंतु कोई कर्मचारी जेल में सजा काट रहा है, पूर्व कर्मचारी है जेल में सजा काट रहा है, तो उसके डिपेंडेंट को अनुकंपा नियुक्ति है वो नहीं दी जाएगी। हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो रहा है सी। अगला सवाल देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स रिक्वायर परमिशन अंडर सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964। सीसीएस आचरण नियमावली 1964 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी मद है जिसमें सरकार की अग्रिम अनुमति आवश्यक है, मतलब कि प्रायर परमिशन लेना जरूरी होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। टू अप्रोच कोर्ट ऑफ लॉ फॉर रिड्रेसल ऑफ सर्विस ग्रीवेंसेज, टू परचेज प्रॉपर्टी अब्रोड, to open a bank account jointly with a non-governmental servants, to appear before a parliamentary committee for evidence in official capacity। तो पूर्व अनुमति है कौन सी कंडीशन में लेनी होगी? यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है बी, टू परचेज प्रॉपर्टी अब्रोड। कोई अगर कर्मचारी विदेश में कहीं प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो उस प्रॉपर्टी के खरीदने से पहले उसको अग्रिम अनुमति है वो लेनी होगी। बाकी कंडीशंस में नहीं लेनी होगी। टू अप्रोच कोर्ट ऑफ लॉ फॉर रिड्रेसल ऑफ सर्विस ग्रीवेंस, अगर कोई सर्विस से संबंधित कोई उसकी जानकारी है या कोई ग्रीवेंस है, कोई शिकायत है, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ के लिए अपनी सुविधा के लिए अपनी सर्विस के लिए जा सकता है। साथ में ही टू ओपन ए बैंक अकाउंट जॉइंटली विद ए नॉन गवर्नमेंटल सर्वेंट्स, मतलब कि बैंक अकाउंट खोलेगा तो उसके लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जो कि नॉन गवर्नमेंटल सर्वेंट्स है, दूसरे कर्मचारी या दूसरे लोग के साथ में खोल सकते हैं। टू अपीयर बिफोर ए पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर एविडेंस इन ऑफिशियल कैपेसिटी, तो यहाँ पर तीनों कंडीशन में परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। परंतु बी में अगर कोई परचेज कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी विदेश में खरीद, तो उसके लिए जरूर परमिशन लेनी होगी। सही उत्तर हमारा हो रहा है बी। डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। अगला सवाल देख लेते हैं। 197, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस विल नॉट कॉल फॉर ए रिव्यू डीपीसी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में पुनर्वीक्षण समीक्षा डीपीसी नहीं की जा सकती है? विकल्प देख लेते हैं। ए, वेयर एलिजिबल पर्सन्स वर ओमिटेड टू बी कंसिडर्ड, वेयर इनएलिजिबल पर्सन्स वर कंसिडर्ड बाय मिस्टेक, when adverse remark in the APAR of an officer were toned down or expunged after the DPC had considered his case, when one of the members of DPC was absent and did not participate in its proceedings। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो रहा है? डी हो जाएगा। व्हेन वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ डीपीसी वाज एब्सेंट एंड डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इट्स प्रोसीडिंग्स, मतलब कि डीपीसी के मेंबर में से एक कोई मेंबर है एब्सेंट था
और उसने डीपीसी के लिए जो प्रोसीडिंग चल रही थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो इस आधार पर रिव्यू डीपीसी बैठाना जरूरी नहीं है। रिव्यू डीपीसी यहाँ पर नहीं बैठ सकती है। बाकी कंडीशन देख लेते हैं। वेयर एलिजिबल पर्सन्स वर ओमिटेड टू बी कंसीडर्ड, तो इसके लिए तो बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि एलिजिबल पर्सन को छोड़ दिया है, किसी कारण से वो छूट गया है, उसको कंसीडर नहीं किया गया है डीपीसी में। और वेयर इनएलिजिबल पर्सन्स वर कंसीडर्ड बाय मिस्टेक, तो ये भी कंडीशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इनएलिजिबल को कंसीडर करके प्रमोट कर दिया गया या उसको सीनियर स्केल दी गई है, तो बाय मिस्टेक इस तरीके के इनएलिजिबल कैंडिडेट को डीपीसी में कंसीडर कर लिया गया है, तो यहाँ पर रिव्यू डीपीसी जरूर बैठेगी। और when adverse remark in the APAR of an officer were toned down or expunged after the DPC had considered his case, यहाँ पर ये बताया गया है कि APAR में कोई एडवर्स रिमार्क लगाया गया था और डीपीसी बैठने के समय इस एडवर्स रिमार्क को रिमूव कर दिया गया है, तो ये रिमार्क जब हट गया है, एडवर्स रिमार्क जब एपीआर में हट गया है, तो निश्चित रूप से वो डीपीसी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तीनों कंडीशन में उसको क्या करना होगा, रिव्यू डीपीसी करनी होगी। परंतु ये कोई कंडीशन नहीं बनती है कि कोई डीपीसी का मेंबर है वो एब्सेंट था और इस प्रोसीडिंग में, मतलब कि डीपीसी के टाइम पर प्रोसीडिंग में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया तो रिव्यू डीपीसी बैठेगी, ये कंडीशन नहीं बनती है। सही उत्तर यहाँ पर हो रहा है डी। डियर फ्रेंड्स, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि नए जो नोटिफिकेशन आने पर आपको तुरंत अलार्म मिल जाए। अगला सवाल देख लेते हैं। 198 अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द लियन एक्वायर्ड बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी टर्मिनेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। निम्नलिखित में से किस एक शर्त के तहत सरकारी कर्मचारी द्वारा अधिग्रहित ग्रहणाधिकार समाप्त कर दिया जाएगा? वाइल ऑन डेपुटेशन, वाइल ऑन लीव, on joining another organization on instant absorption और while under suspension। इनमें से सही उत्तर हो रहा है सी, ऑन ज्वाइनिंग अनदर ऑर्गेनाइजेशन ऑन इंस्टेंट एब्जॉर्शन। मतलब कि लियन है वो क्या है कि खत्म हो जाएगी उसकी, उसको इंस्टेंट एब्जॉर्ब कर लिया गया है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में वो गया और उस ऑर्गेनाइजेशन में जाते ही उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया है। तो जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या पुराना ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर उसका ग्रहणाधिकार या लियन है वो खत्म हो जाएगा, तुरंत ही खत्म हो जाएगा। बाकी कंडीशंस में लियन बना रहता है। वाइल ऑन डेपुटेशन, वाइल ऑन लीव, वाइल अंडर सस्पेंशन, तीनों कंडीशन में लियन है वो मेंटेन रहता है, परंतु यहाँ पर सी में वो खत्म हो जाता है। ऑन ज्वाइनिंग अनदर ऑर्गेनाइजेशन ऑन इंस्टेंट एब्जॉर्शन हमारा सही उत्तर हो रहा है सी। और डियर फ्रेंड्स, कमेंट करिए कि लियन है वो कितने दिनों तक मेंटेन रहता है, लियन है किसी डिपार्टमेंट से छोड़ने के बाद में भी लियन कितने दिनों तक रहता है, ये आपका कमेंट आ जाना चाहिए। अगला सवाल देख लेते हैं। 199 नवोदय विद्यालय समिति deputes a teacher for a day's training at NCERT New Delhi. The teacher travels from his residence in Delhi to the venue of training. The NCERT deputes him further to visit two schools in Delhi. What will be the TA entitlement of the teacher? तो यहाँ क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि नवोदय विद्यालय ने एनसीईआरटी में ट्रेनिंग के लिए किसी कर्मचारी को डेपुट किया न्यू दिल्ली के लिए, और वहां जाने के बाद में रिपोर्ट करने के बाद में एनसीईआरटी ने इन टीचर्स को दूसरे स्कूल्स में, जो दिल्ली गवर्नमेंट के दूसरे स्कूल है उनमें डेपुट कर दिया। तो अब टीए का एंटाइटलमेंट किस तरीके का बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। 1 डे अलाउंस एंड ट्रेवल कॉस्ट, कन्वेंस रिम्बर्समेंट टू कवर कॉस्ट ऑफ ट्रेवल टू विजिट स्कूल्स, ट्रेवल कॉस्ट फ्रॉम होम टू वेन्यू ऑफ ट्रेनिंग एंड विजिटेड प्लेसेस, नो रिम्बर्समेंट ऑन एनी काउंट। सही उत्तर हमारा हो रहा है यहाँ पर बी, कन्वेंस रिम्बर्समेंट टू कवर कॉस्ट ऑफ ट्रेवल टू विजिट स्कूल्स। मतलब कि कोई कर्मचारी है एनवीएस से गया था या जेएनवी से गया था, एनसीईआरटी को गया था और एनसीईआरटी ने इनको आगे डेपुट कर दिया स्कूल्स में, दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में डेपुट कर दिया, तो वो एनवीएस से एनसीईआरटी तक जाने पर और एनसीईआरटी से स्कूल जाने तक दोनों ही कंडीशन में कन्वेंस रिम्बर्समेंट है वो कवर होगा। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल देख लेते 200 विच फॉर्म ऑफ गवर्नेंस इज क्रिएटेड फॉर नवोदय विद्यालय। शासन की किस विधा से नवोदय विद्यालय का प्रशासन चलता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑटोनोमस बॉडी,
बी स्टेटरी बॉडी, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, डी नॉन स्टेटरी ऑटोनोमस बॉडी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय या ईएमआरएस में आप सर्विस कर रहे हैं तो इसका प्रशासन है वो कैसे चलता है? यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है सी, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, ईएमआरएस है, इनका प्रशासन है वो सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत चलता है। Question number 201. In an inquiry under Rule 14 of CCS CCA Rules 1965, the following persons participate as mentioned in a private publication. एक प्राइवेट पत्रिका में छपा है कि सीसीएस सीसीए नियमावली 1965 के नियम 14 के अंतर्गत इंक्वायरी में निम्नलिखित लोग भाग लेते हैं। कौन कौन लोग हैं जो भाग लेते हैं? पहला देख लेते हैं, इंक्वायरी ऑफिसर, दूसरा प्रेजेंटिंग ऑफिसर, तीसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हु कंडक्टेड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, और चौथा है विटनेसेस लिस्टेड इन चार्जशीट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा? देख लेते हैं। ऑप्शन ए ऑल द फोर, बी 1 2 एंड 4, सी 1 2 4 एंड द चार्ज ऑफिसर एंड विटनेसेस ऑन हिज बिहाफ, और डी है 1 2 एंड 3। सही उत्तर हो जाएगा सी 1 2 4 एंड द चार्ज ऑफिसर एंड विटनेसेस ऑन हिज बिहाफ। तो सीसीएस नियमावली 1965 के नियम 14 के तहत इंक्वायरी में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इंक्वायरी ऑफिसर होगा निश्चित रूप से, प्रेजेंटिंग ऑफिसर होगा, और विटनेसेस लिस्टेड इन चार्ज शीट ये भी होंगे। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है वो सही हो रहा है, 1 2 4 एंड द चार्ज ऑफिसर भी होगा और विटनेसेस ऑन हिज बिहाफ ये भी होंगे। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हु कंडक्टेड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ये शामिल नहीं होगा, बाकी सारे लोग हैं शामिल होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं। एडिशनल क्वांटम ऑफ 50% ऑफ बेसिक पेंशन शैल बी पेबल व्हेन द पेंशनर अटेन्स द एज ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, आप कमेंट भी करते जाइए। आपको अगर आंसर मालूम है तो कमेंट करते रहिए, जिससे हमें पता लग गया कि आप किस तरीके की तैयारी आपकी हो चुकी है, और सही उत्तर आने पर आप मोटिवेटेड भी होंगे। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। कितनी आयु पूरी करने पर प्राप्त पेंशन को 50% की दर से बढ़ा दिया जाता है? 80 ईयर्स, 85 ईयर्स, 90 ईयर्स, 95 ईयर्स। कितनी उम्र होने पर जो भी पेंशन चल रही है उसको बढ़ा दिया जाएगा, कितने प्रतिशत तक इंक्रीज कर दिया जाएगा? 50% बेसिक पेंशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है डी 95 ईयर्स। जितनी पेंशन मिल रही है उसको 50% बढ़ा दिया जाएगा। जब एज हो जाएगी, पेंशनर की एज 95 ईयर्स हो जाएगी तो उसकी पेंशन है वो बढ़ जाएगी, 50% इंक्रीज हो जाएगी। बेसिक पेंशन है 50% इंक्रीज हो जाएगी। सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला सवाल 203, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस विल नॉट बी एडमिजिबल टू एन एम्प्लॉय। बाल शिक्षा भत्ता किन परिस्थितियों में देय नहीं होगा? ऑप्शन है अंडर सस्पेंशन, ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, फॉर द पीरियड ट्रीटेड एज डाइजनन, डी ऑन स्टडी लीव। सही उत्तर यहाँ पर हो रहा है सी, फॉर द पीरियड ट्रीटेड एज डाइजनन। आकार्य दिवस के लिए जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो नहीं मिलेगा। यहाँ पर बताया है कि जो सीईए है वो डाइजनन जिस पीरियड का हुआ है उसको प्रोपोर्शनेटली कम कर दिया जाएगा। वहाँ पर आकार्य दिवस है या डाइजनन पीरियड का सीईए नहीं मिलेगा, बाकी सभी में मिलेगा। अंडर सस्पेंशन भी मिलेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में भी मिलेगा, स्टडी लीव में भी मिलेगा, परंतु यहाँ पर नहीं मिलेगा, डाइजनन पीरियड में नहीं मिलेगा। डाइजनन में सीईए वो एप्लीकेबल नहीं होता है। सही उत्तर हो जाएगा सी। Next question 204. The concept of confirmation in service post has undergone a major change since 1/1/1988. Which one of the following is not a feature of new process? 1/1/1988 के बाद केंद्रीय सेवा में नियुक्तियों के स्थायीकरण में दीर्घ बदलाव आया है। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु इस बदलाव का भाग नहीं है? मतलब कि बहुत ज़्यादा चेंजेज किए गए हैं, मेजर चेंजेज किए गए हैं जब उसको कंफर्मेशन करना होगा, परंतु कौन सा बिंदु इनमें से नहीं होगा? देख लेते हैं बिंदु कौन सा नहीं होना चाहिए। कंफर्मेशन इज डीलिंक्ड फ्रॉम अवेलेबिलिटी ऑफ परमानेंट पोस्ट, वन टाइम कंफर्मेशन इन सर्विस एट एंट्री लेवल, सीनियरिटी इज लिंक्ड टू कंफर्मेशन, लियन इज ए राइट टू होल्ड पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी, सीनियरिटी इज लिंक्ड टू कंफर्मेशन।
नए चेंजेस जो किए गए उनमें ये बात शामिल नहीं है। सीनियरिटी इज लिंक टू कंफर्मेशन, ये बात है वो नहीं रखी गई है। तो हमारा उत्तर यहाँ पर सी हो रहा है। बाकी देख लेते हैं। कंफर्मेशन इज लिंक्ड फ्रॉम अवेलेबिलिटी ऑफ परमानेंट पोस्ट, ये कंफर्मेशन है वो किस पर आधारित है कि अगर परमानेंट पोस्ट अवेलेबल है तो उसके आधार पर कंफर्मेशन होगा। तो ये चेंज है वन टाइम कंफर्मेशन इन सर्विस एट एंट्री लेवल। तो कंफर्मेशन है वो एक बार होगा एंट्री लेवल पर। और लियन इज ए राइट टू होल्ड पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, ये सारे पॉइंट हैं वो मेजर चेंजेज किए गए हैं 1/1/1988 के रूल के तहत। परंतु वहां पर सीनियरिटी इज लिंक टू कंफर्मेशन है, ये पॉइंट नहीं रखा गया है। तो हमारा सही उत्तर हो रहा है सी। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते जा रहे हैं तो लाइक जरूर करिए। लाइक करना जरूरी है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक जरूर करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 205, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन एन अपार विल बी रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न, निम्नलिखित में किस परिस्थिति में अपार लिखा जाना अपेक्षित है, अपार लिखा जाता है, तो कौन सी कंडीशन में जरूरी हो जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। एन ऑफिसर इज अंडर सस्पेंशन हैविंग वर्कड फॉर more than 3 months before suspension, honorary workers, part-time workers, workers who have worked for less than 3 months in the relevant year। तो कौन सी कंडीशन में अपार लिखना जरूरी हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो रहा है यहाँ पर ए। एन ऑफिसर इज अंडर सस्पेंशन हैविंग वर्कड फॉर मोर देन 3 months बिफोर सस्पेंशन, तो इसकी अपार लिखना जरूरी हो जाएगा। और डियर फ्रेंड्स, अपार का फुल फॉर्म भी आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि अपार है वो कई बार पूछ लिया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। अपार का फुल फॉर्म बता दीजिए। अगला सवाल देख लेते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सस्पेंशन पीरियड विल नॉट बी ट्रीटेड एज ड्यूटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। निम्नलिखित में से किस मामले में निलंबन अवधि को सेवा काल नहीं माना जाता है, मतलब कि ड्यूटी ट्रीट नहीं किया जाएगा। ऑफिशियल्स डेथ वाइल अंडर सस्पेंशन ऑन रीस्टेटमेंट ड्यू टू फुली एक्जोनेरेशन, इन केसेस वेयर सस्पेंशन इज नॉट कंसिडर्ड होली अनजस्टिफाइड व्हेन ए माइनर पेनल्टी इज इम्पोज्ड। तो ड्यूटी कौन सी कंडीशन में नहीं माना जाएगा। सही उत्तर हो रहा है सी। इन केसेस वेयर सस्पेंशन इज नॉट कंसीडर्ड होली अनजस्टिफाइड, मतलब कि सस्पेंड किया गया है और उसको अनावश्यक नहीं माना गया है, उसको जस्टिफाइड माना गया है, उसको अनावश्यक नहीं माना गया है कि बिना बात के सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस कंडीशन में उसको जो सस्पेंशन पीरियड है उसको ड्यूटी नहीं माना जाएगा। बाकी कंडीशंस में देख लेते हैं। ऑफिशियल्स डेथ वाइल अंडर सस्पेंशन, तो यहाँ पर उसको ड्यूटी का पार्ट माना जाएगा, ड्यूटी माना जाएगा। ऑन री स्टेटमेंट ड्यू टू फुली एक्जोनेरेशन, मतलब कि उसको दोष मुक्त कर दिया गया है और वो दोष मुक्त होने पर उसको रीस्टेट कर दिया है, बहाली कर दी गई है, तो जो सस्पेंशन पीरियड है उसको ड्यूटी का पार्ट माना जाएगा, ड्यूटी माना जाएगा। और व्हेन ए माइनर पेनल्टी इज इम्पोज्ड, तो माइनर अगर माइनर पेनल्टी दी गई है तो भी उसको ड्यूटी माना जाएगा। परंतु यहाँ पर सी पॉइंट में अगर सस्पेंशन किया गया है और उस सस्पेंशन को होली अनजस्टिफाइड नहीं बोला है तो उस पीरियड को, सस्पेंशन पीरियड को ड्यूटी नहीं माना जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 207, traveling allowance in connection with an inquiry under CCS CCA rules 1965 will not allowed to। CCS CCA नियमावली 1965 की जांच में यात्रा भत्ता किसे नहीं मिलेगा। द प्रेजेंटिंग ऑफिसर, विटनेस ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, डिफेंस असिस्टेंट, if the inquiry is held at his headquarters, the charged officer if inquiry is held at a station requested by him। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, द चार्ज ऑफिसर इफ इंक्वायरी इज हेल्ड एट स्टेशन रिक्वेस्टेड बाय हिम, मतलब कि चार्ज ऑफिसर को टीए नहीं मिलेगा क्योंकि उसने इंक्वायरी के लिए कोई हेडक्वार्टर या स्टेशन बता दिया है कि मेरी इंक्वायरी है, मेरी जांच है वो यहाँ होनी चाहिए। तो जब वो स्टेशन उसने बता दिया है और इंक्वायरी ऑफिसर ने उसकी ये रिक्वेस्ट मान ली है, तो जिस स्टेशन पर इंक्वायरी हो रही है वहाँ के लिए सीसीएस सीसीए रूल्स 1965 के तहत टीए नहीं मिलेगा, कर्मचारी को टीए नहीं मिलेगा। सही उत्तर हो रहा है डी। डियर फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं डीसीएसी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी इन केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी,
तो नॉलेज मंडली आपके लिए लेकर के आ रहा है बिल्कुल ऑथेंटिक और रिलायबल कंटेंट। आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही प्लेटफॉर्म पर अपने सर्विस रूल्स हैं, साथ में एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी कर सकते हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। देख लेते हैं अगला सवाल। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंचुअलिटी द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विल नॉट काउंट फॉर इंक्रीमेंट। निम्नलिखित में से किस स्थिति में असाधारण अवकाश वेतन वृद्धि के लिए मान्य नहीं होगा। मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है, ईयूएल है, वो इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होंगे। ऑन मेडिकल ग्राउंड, फॉर अंडरगोइंग हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज, फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज, फॉर अपीयरिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, इनएबिलिटी टू ज्वाइन ड्यूटी ड्यू टू सिविल कमोशन। तो इनमें से कौन सी कंडीशन में ईयूएल लिए है और उसको इंक्रीमेंट में शामिल नहीं किया जाएगा। सही उत्तर हो रहा है सी, फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज फॉर अपीयरिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। मतलब कि हायर स्टडीज के लिए उसने यूएल ली थी, और वो हायर स्टडीज हैं वो किसके लिए पार्टिसिपेट करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए वो यूएल ले करके स्टडीज कर रहा है। तो इस पीरियड को इंक्रीमेंट के रूप में काउंट नहीं किया जाएगा, बाकी समय पर यूएल को इंक्रीमेंट के लिए काम काउंट किया जाएगा। ऑन मेडिकल ग्राउंड, फॉर अंडरगोइंग हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज के लिए जाता है, स्टडी लीव लेता है, ईओएल लेता है, तो भी उसको क्या मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा। और इनएबिलिटी टू ज्वाइन ड्यू टू सिविल कमोशन हुआ है, उसकी वजह से ईओएल लेना पड़ा, तो भी उसको इंक्रीमेंट में शामिल किया जाएगा। परंतु सी कंडीशन है, फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज फॉर अपीयरिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, इट विल नॉट काउंट फॉर इंक्रीमेंट। Next question 209. Withdrawal of amount from GPF account is not permissible. सामान्य भविष्य निधि खाते से धन की निकासी किस परिस्थिति में संभव नहीं है। फॉर एक्सटेंसिव रिपेयर ऑफ एंसेस्ट्रल हाउस, एजुकेशन आउटसाइड इंडिया, पेमेंट ऑफ मेंबरशिप ऑफ एलाइट क्लब, मीटिंग एक्सपेंसेज इन कनेक्शन विद इलनेस ऑफ फैमिली मेंबर्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, पेमेंट ऑफ मेंबरशिप ऑफ एलाइट क्लब। कोई क्लब में शामिल होने के लिए जीपीएफ से निकासी करता है तो ये इंक्लूड नहीं होगा, इसको परमिशन नहीं मिलेगी, बाकी सभी में मिल सकती है। फॉर एक्सटेंसिव रिपेयर ऑफ एंसेस्ट्रल हाउस, अगर पैतृक घर है उसमें बड़ा कोई रिपेयर वर्क करना है तो भी उसको जीपीएफ से निकासी संभव है। एजुकेशन आउटसाइड इंडिया, इसके लिए भी निकासी संभव है। मीटिंग एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद इलनेस ऑफ फैमिली मेंबर्स, इसके लिए भी मिलेगा, परंतु कोई क्लब में समूह में शामिल होने के लिए, लाइट ग्रुप है, कोई बड़ा क्लब बन रहा है तो उसमें मेंबरशिप लेनी है, उसके फीस के लिए जीपीएफ से निकासी है वो नहीं की जाएगी। सही उत्तर हो जाएगा सी। Question number 210. While deciding an appeal under CCS CCA rules 1965, an appellate authority cannot। CCS CCA नियम 1965 के तहत अपील अधिकारी के पास निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होगा। Confirm the penalty, enhance the penalty, reduce the penalty, refuse to entertain the appeal। सही उत्तर हो जाएगा डी, रिफ्यूज टू एंटरटेन द अपील। ये अधिकार उसके पास में नहीं है कि उसको अपील सुनने से मना कर दे, ये बिल्कुल गलत बात है। वो जो भी अपीलाट अथॉरिटी है ये उसके पास में अधिकार नहीं है कि वो अपील नहीं एंटरटेन करे, अपील को ले नहीं, रिफ्यूज कर दे। तो ये अधिकार जो अपीलाट अथॉरिटी है सीसीएस सीसीए रूल्स 1965 के तहत, ये अधिकार उसके पास में नहीं होगा। बाकी तीनों हो सकते हैं, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी। Move to next question. An original application filed by a government servant before Central Administrative Tribunal shall be time barred unless। कैट में जाने से पहले कितने दिनों के अंदर उसको अपील करनी होगी, एप्लीकेशन देना होगा। अगर उस टाइम के बाद में वो कोई एप्लीकेशन देता है तो वो टाइम बार्ड हो जाएगा, उसको नहीं सुना जाएगा। केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण के समक्ष पेश कौन सा मौलिक प्रार्थना पत्र टाइम बार्ड माना जाएगा, जब तक कि filed within 1 year of rejection of request, within 1 year after waiting 6 months where the representation is unresponded, where the court has allowed condonation of delay, where the government servant has good prima facie case in his favor। सही उत्तर हो जाएगा डी, वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज गुड प्रीमा फेसी केस इन हिज फेवर। मतलब कि ये कंडीशन नहीं होने पर
वो क्या है, टाइम बार्ड हो जाएगा। कोई कैट में आप प्रार्थना पत्र लगा रहे हैं तो फाइल्ड विद इन 1 ईयर ऑफ रिजेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट, अगर आपने रिक्वेस्ट लगाई और उसके 1 साल के भीतर फिर से आपने अप्लाई नहीं किया है तो वो टाइम बार्ड हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ठीक हो जाता है। विद इन 1 ईयर आफ्टर वेटिंग 6 मंथ्स वेयर द रिप्रेजेंटेशन इज अनरिस्पॉन्डेड, मतलब कि 1 साल के अंदर और 6 महीने के अंदर आपने रिप्रेजेंटेशन दिया और वो अनरिस्पॉन्डेड रहा तो भी उसको टाइम बार्ड मान लिया जाएगा। वेयर द कोर्ट हैज अलाउड कंडोनेशन ऑफ डिले, इस कंडीशन में भी वो टाइम बार्ड नहीं रहेगा। तो तीनों कंडीशन में नहीं रहेगा, परंतु परंतु आपके पास में एक प्रथम दृष्टया कोई अच्छा कारण होना चाहिए कि आप इस वजह से ये कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं दे पाए थे। तो इस कंडीशन में कि प्रथम दृष्टया आपके पक्ष में कोई कारण है और आप एप्लीकेशन नहीं दे पाए तो वो टाइम बार्ड नहीं होगा। अगर आपके पास में ये कंडीशन नहीं है तो वो टाइम बार्ड माना जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला सवाल 212, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट एक्सटेंडेड टू ऑफिसर्स पोस्टेड टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, निम्नलिखित में कौन सा लाभ पूर्वोत्तर राज्यों में तैनात कर्मचारियों को देना अनिवार्य नहीं है? रिटेंशन ऑफ क्वार्टर, बेनिफिट ऑफ 2 HRAs, एडिशनल LTC फैसिलिटीज, एडिशनल चांसेज इन अपियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा डी, एडिशनल चांसेज इन अपेयरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये कोई फायदा नहीं दिया जाएगा। अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन में आप सर्विस कर रहे हैं तो ये बेनिफिट है वो नहीं दिए जाएंगे, बाकी मिल सकते हैं। रिटेंशन ऑफ क्वार्टर है, वो डबल क्वार्टर का भी रूल है, आप क्वार्टर को रिटेन कर सकते हैं। अगर फैमिली मेंबर पुराने हेडक्वार्टर में रहना चाहते हैं, आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सर्विस कर रहे हैं तो यहाँ पर आप रिटेन कर सकते हैं। साथ में बेनिफिट ऑफ 2 HRAs, ये दो होम हाउस रेंट अलाउंस भी आपको मिल सकते हैं। एक जहाँ पर आप नई जगह पर नॉर्थ ईस्ट गए हैं और पुरानी सर्विस की जगह पर आप क्वार्टर लेके रह रहे थे या रूम लेके रह रहे, तो 2 HRA का भी रूल है। और एडिशनल LTC फैसिलिटीज हैं वो भी अवेलेबल हैं। डियर फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए इमरजेंसी LTCs दी जाती हैं। तो एंटायर सर्विस में इमरजेंसी LTC हैं वो कितनी होती हैं आप कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर एडिशनल LTCs या इमरजेंसी LTCs मिलती हैं तो कितनी होती हैं ये इमरजेंसी LTC, ये आप बता दीजिए। और क्वेश्चन के अनुसार सही उत्तर हो रहा है एडिशनल चांसेज इन अपियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, दीज बेनिफिट्स नॉट एक्सटेंडेड टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफिसर्स। Move to question number 213. Which one of the following payment can be permitted by cash or check at the option of the government servant? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मद का भुगतान कर्मचारी को चेक या कैश उसकी मर्जी के अनुसार किया जा सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए सैलरी, ग्रेचुटी, कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, हाउस बिल्डिंग एडवांस। क्या दिया जा सकता है? चेक के रूप में दिया जा सकता है, कैश के रूप में भी दिया जा सकता है, ये कर्मचारी की मर्जी के अनुसार ऑप्शन के अनुसार है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए सैलरी। सैलरी को चेक के रूप में भी दिया जा सकता है, कैश के रूप में भी दिया जा सकता है। और अभी थोड़ा सा ट्रेंड है वो बदल गया है क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है। सैलरी को ऑनलाइन भेजा जाता है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। परंतु पुराने ज़माने में ये विकल्प था कि चेक के द्वारा पेमेंट किया जा सकता था, कैश के द्वारा किया जा सकता था। तो ये वेतन के मामले में है, ये वेतन है वो दोनों तरीके से दिया जा सकता है, बाकी नहीं दिए जाएंगे। ग्रेचुटी, कमिटेड वैल्यू पेंशन और हाउस बिल्डिंग एडवांस हैं वो चेक या कैश कर्मचारी के विकल्प के अनुसार नहीं दिए जाएंगे। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए। Question 214. Which one of the following is a major penalty under CCS CCA rules 1965? CCS CCA नियमावली 1965 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सजा दीर्घ सजा कहलाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते जा रहे हैं। और अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करिए और बेल आइकन को दबाई दीजिए और साथ में शेयर भी करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे कि यहाँ पर मोटिवेशन मिलता रहे और एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका दिखना चाहिए। कमेंट भी कर दीजिए। ऑप्शन देख लेते हैं। रिकवरी ऑफ हैवी पेकुनियर लॉस कॉज टू द गवर्नमेंट बाई नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ रूल्स, withholding of promotion, compulsory retirement, withholding of future increments of pay,
कौन सी है इसमें से, जल्दी आपके कमेंट आ जाने चाहिए। जो मेजर पेनल्टी है इनमें से कौन सी मानी जाती है? मेजर पेनल्टी सीसीए रूल्स 1965 के तहत कौन सी मेजर पेनल्टी है? सही उत्तर हो रहा है सी, कंपल्सरी रिटायरमेंट है, मेजर पेनल्टी में आता है। रिकवरी ऑफ हैवी पेक्यूनियर लॉस कॉज टू द गवर्नमेंट बाय नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ रूल्स है, ये माइनर पेनल्टी में आता है, ये माइनर पेनल्टी मानी जाएगी। विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन है, ये भी माइनर पेनल्टी में काउंट होता है। साथ में विद होल्डिंग ऑफ फ्यूचर इंक्रीमेंट ऑफ पे है, ये भी माइनर पेनल्टी में आता है। परंतु कंपल्सरी रिटायरमेंट है वो मेजर पेनल्टी शामिल किया जाता है, ये मेजर पेनल्टी में आएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। और डियर फ्रेंड्स देख लेते हैं T20 का लास्ट क्वेश्चन 215। द इंक्वायरी अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर रूल 14 ऑफ सीसीए रूल्स 1965 कैन नॉट समन। केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 1965 के नियम 14 के अंतर्गत नियुक्त जांच अधिकारी निम्न में से किसको नहीं बुला सकता, उसको समन नहीं कर सकता है। डियर फ्रेंड, सीसीए रूल्स पर एक कंप्लीट सीरीज मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप डिसिप्लिनरी रूल्स, कंडक्ट रूल्स हैं वो उन वीडियोस को देख करके समझ सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, द चार्ज ऑफिसर, द प्रोसिक्यूटिव विटनेस, द डिफेंस विटनेस, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हु कंडक्ट द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। सही उत्तर क्या हो रहा है यहाँ पर कि कोई सीसीए रूल्स 1965 के तहत इंक्वायरी अथॉरिटी इनमें से किसको समन नहीं कर सकती, बुला नहीं सकती है। सही उत्तर हो जाएगा डी, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हु कंडक्ट द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। ये बुलाना जरूरी नहीं है कि जिसने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी, प्राथमिक जांच करी थी, उस जांच अधिकारी को बुलाना जरूरी नहीं है। इंक्वायरी अथॉरिटी, ये इंक्वायरी अथॉरिटी इसको समन नहीं कर सकती। बाकी चार्ज ऑफिसर को कर सकती है, प्रोसिक्यूटिव विटनेसेस को भी कर सकती है, डिफेंस विटनेसेस को बुला सकती है। परंतु जिसने प्रथम इंक्वायरी करी थी, प्राथमिक जांच करी थी, उसके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बुलाना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा डी। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 के 20 क्वेश्चन हैं कंप्लीट कर लिए। और आज के क्वेश्चन हैं वो बेस्ड थे एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस थे। और ये क्वेश्चंस हैं बिल्कुल एक तरीके से एक्सट्रैक्ट है, एसेंस है आपकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन 20 क्वेश्चंस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस रूल्स, GOI रूल्स ऑफ KVS एंड NVS एग्जामिनेशंस। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली ला रहा है सबसे विश्वसनीय और प्रामाणिक अध्ययन सामग्री जो कि जरूरी है LDC, UDC, OS, ASO, SO, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, AC, DC आदि पदों के लिए, जैसे कि NVS, KVS, EMRS, NCT कंडक्टेड बाय UPSC एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। डियर फ्रेंड्स, नवोदय विद्यालय ने एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, साथ में ही लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। तो इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप अपने आप को नॉलेज मंडली के साथ में बनाए रखिए। और साथ में ही UPSC के द्वारा भी नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, परीक्षाएं भी कंडक्ट हो रही हैं। इसके साथ में ही KVS है, वो भी बहुत जल्दी नोटिफिकेशन जारी करने वाला है, इसलिए नॉलेज मंडली के साथ में आप बने रहें। अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।